हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 4 से 6 अगस्त 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को, जो हमारे लिए जेपीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो सेशन करंट अफेयर्स का होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेके आ रहे हैं। अगर किसी दिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसमें 2 से 3 दिन का न्यूज़ हम एक साथ लेके आते हैं। जैसे आज हम लेके आए हैं 4 से 6 अगस्त तक की न्यूज़ को। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे सामने है, उसमें हम देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन-कौन सी खबरें हैं। पहला है होप मिशन। हम देखेंगे होप मिशन क्या है और ये क्यों खबरों में है। दूसरा है परीक्षा पे चर्चा पहल, जिसका फोटो यहाँ पे लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पहल चलाया जा रहा है, हम इस पे भी बात करेंगे। तीसरा न्यूज हमारे सामने है सतलज यमुना लिंक परियोजना से संबंधित। और चौथा है विश्व संस्कृति दिवस, हम जानेंगे इसके बारे में। फिर हमारे सामने है लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन, देखेंगे ये क्या है, क्यों खबरों में है। नेक्स्ट अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 से संबंधित न्यूज, हम इसके बारे में भी देखेंगे ये क्यों खबरों में है। फिर बैंक विलय से संबंधित एक न्यूज है हमारे सामने, और कुछ खेल से महत्वपूर्ण खबर है, हम उस पर भी बात करेंगे। और इतिहास से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो है महिषासुरमर्दिनी मंडप का। हम देखेंगे इसे किसने बनवाया और ये क्यों खबरों में है। फिर हमारे सामने कुछ वन लाइनर्स हैं जो देश विदेश से संबंधित हैं, हम देखेंगे उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज पर, जो कि है होप मिशन से संबंधित। होप मिशन का पूरा नाम क्या है, आप पहले ये याद रखेंगे। इसका पूर्ण रूप है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये इसका पूर्ण रूप है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। आपसे ये पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। होप मिशन इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका पूर्ण रूप है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। देखिए इसके तहत क्या किया जाएगा, एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कहां पर, लद्दाख में एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। और वो स्टेशन जो है वो पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां उत्पन्न करेगा। और अंतरिक्ष जैसी स्थितियां उत्पन्न करके अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा जो किए जाने वाले भविष्य के मिशन है, उससे संबंधित कुछ यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए होप मिशन के तहत एक स्टेशन कहां पर स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख के तसोकर वैली, तसोकर घाटी में यह स्थापित किया जा रहा है। और होप मिशन इसरो से संबंधित है, आप याद रखेंगे। और होप मिशन के फुल फॉर्म को भी आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का स्टेशन जो है विभिन्न देशों के द्वारा भी बनाया गया है, उसके कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन ये किसका है, यूएसए का है। फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन किसका है, ये कनाडा का है। और BIOS-3 स्टेशन किसका है, तो ये रूस का है। हो सकता है कि आपसे इन सभी स्टेशन का नाम देके आपसे पूछ लिया जाए कि मिलाइए कौन सा स्टेशन किस देश से संबंधित है, तो याद रखेंगे होप मिशन के तहत जो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वो इंडिया का है, इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट है मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, ये यूएसए से संबंधित है। फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन जो है ये आपका कनाडा से संबंधित है। और BIOS-3 स्टेशन जो है ये आपका रूस से संबंधित है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो न्यूज है वो है परीक्षा पे चर्चा पहल। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पहल शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से की गई थी। ताल कटोरा स्टेडियम में इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये चर्चा परीक्षा पे चर्चा पहल न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक महीने में सबसे ज्यादा इसमें लोगों ने पंजीकरण किया है और उस पंजीकरण के कारण इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। परीक्षा पे चर्चा पहल पे लोगों ने जो अपना पंजीकरण करवाया है उसके लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस कारण से यह चर्चा फिलहाल खबरों में है, ठीक है। इस परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत पीएम मोदी छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों से सीधे संवाद करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2025 में इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और इसके 8वें संस्करण में कौन कौन से महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुई हैं, तो उनमें है दीपिका पादुकोण,
एमसी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज रही हैं, और हमारे आध्यात्मिक गुरु जो सदगुरु हैं वो भी इनमें शामिल हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो 2025 के 8वें संस्करण में शामिल हुए हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपनी जेपीएससी की तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हमारा मिनी टेस्ट सीरीज का पैकेज है जो सिर्फ आपको 49 रुपीज में मिल रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 9162219895। आप इस पे जेपीएससी टेस्ट लिख के मैसेज करें और सिर्फ 49 रुपए में आप हमारे मिनी टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको स्टैटिक पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन का भी टेस्ट मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज को। हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सतलज यमुना लिंक परियोजना से संबंधित। सतलज यमुना लिंक परियोजना से संबंधित हमारे पास न्यूज है, और ये किन राज्यों के बीच में है? तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच में प्रस्तावित परियोजना है। सतलज यमुना लिंक परियोजना हरियाणा और पंजाब के बीच में प्रस्तावित है, और इस समझौते पर, इस परियोजना के लिए कब समझौता किया गया था? तो वर्ष 1981 में हस्ताक्षर किया गया था इस समझौते पर। हालांकि पंजाब विधानसभा जो है वो इस समझौते से पीछे हटना चाहती है, और पंजाब ने 2004 में क्या किया था, एक कानून पारित करके इस समझौते को रद्द करने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसे खारिज कर दिया है। याद रखेंगे इस बात को। इसके तहत क्या किया जाएगा? पंजाब और हरियाणा में 214 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण किया जाएगा जो सतलज यमुना से जुड़ी हुई नहर होगी, और इसका 122 किलोमीटर पंजाब के द्वारा निर्मित किया जाना है और 92 किलोमीटर जो है ये हरियाणा के द्वारा निर्मित किया जाना है। हरियाणा ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, पर पंजाब इससे हमेशा पीछे हटता रहा है। इस कारण से सतलज यमुना लिंक परियोजना फिलहाल खबरों में है। तो ध्यान रखेंगे, नहर की कुल लंबाई कितनी होनी है ये याद रखेंगे, किस राज्य के द्वारा कितना लंबा नहर बनाया जाना है ये भी याद रखेंगे, और इस परियोजना के लिए कब हस्ताक्षर किया गया था, कब समझौता किया गया था राज्यों के बीच, तो उस वर्ष को भी आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल से संबंधित बात है तो राज्यों के बीच है दो राज्य, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो भाजपा से हैं, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अगर आपसे पूछे तो वो हैं CR पाटिल। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारे सामने है विश्व संस्कृत दिवस से संबंधित। वर्ष 2025 में विश्व संस्कृत दिवस का आयोजन कहां किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, जो कि इस बार पूर्णिमा कब पड़ने वाला है? 9 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। और 6 से 12 अगस्त तक जो है ये संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। गुजरात में आयोजन किया जा रहा है, इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री का भी नाम आप याद रखेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे 14th जेपीएससी की तैयारी के लिए अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज को। अगला न्यूज जो हमारे सामने है वो है लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन से संबंधित। लंपी एक ऐसा रोग है जो गोखुर पशुओं में होता है, यानी गाय, बैल, बकरी ये सब में होता है। कैसा? उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे फोड़े जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकल जाता है, दाना दाना, और वो उनमें भूख न लगना, खाना वो नहीं खा पाते हैं। उस रोग को हम लंपी डिजीज कहते हैं। तो लंपी रोग से बचाने के लिए जानवरों को एक वैक्सीन तैयार किया गया है भारत में, और वो वैक्सीन किसने तैयार किया है? तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान नैनीताल ने इसे विकसित किया है। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना है कि यह नैनीताल में स्थित है। साथ ही इसी में एक और
संस्थान का नाम दिया हुआ है वो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। तो अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार नामक स्थान पे है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। और भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नैनीताल में। और इसी संस्थान ने क्या किया है? लंपी रोग का भारत का स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया है और उसका नाम है लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर। अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर क्या है? इसे किसने विकसित किया है? तो इसे आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ठीक है। अब ये अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर क्या करेगा? अगर कोई आदमी पानी के अंदर है जो बोलने में सक्षम नहीं है, या मान लीजिए कोई डूब रहा है, तो जो उसके मुंह से निकलेगा आवाज के रूप में या हवा जैसी कुछ हवा निकलेगा या आवाज के रूप में जो भी हल्का चीज निकलेगा, उसे क्या करेगा कि ये सेंसर वॉइस कमांड में बदल देगा और फिर उसे बाहर सुना जा सकता है कि वो आदमी क्या बोलना चाह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए। इसे किसने विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। आप याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024। इसे किसने विकसित किया है? तो नीति आयोग ने इसे जारी किया है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को। और ये पहला संस्करण है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये क्यों अपनाया जा रहा है? इसके तहत ये इंडेक्स के जरिए ये दिखाया जाता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में सबसे आगे है। और इस रेस में भी सबसे आगे कौन है? दिल्ली है, महाराष्ट्र है और चंडीगढ़ है। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ तीन ऐसे शहर हैं या फिर तीन ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में सबसे आगे हैं। और ये बात कहाँ पे बोला जा रहा है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में बोला जा रहा है, जो किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब जो ये सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी का मूल्यांकन जो है वो किया गया है 16 इंडिकेटर्स के आधार पर। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी इंडिकेटर्स शामिल हैं, कितने संकेतक शामिल हैं? तो 16 इंडिकेटर्स यानी 16 संकेतक शामिल हैं इस इंडेक्स को बनाने के लिए, और नीति आयोग के द्वारा इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अगला न्यूज हमारे सामने बैंक विलय से संबंधित है। बैंक विलय से संबंधित है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत बैंक का विलय हो चुका है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका विलय हुआ है सारस्वत बैंक में। सारस्वत बैंक जो है ये देश का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब इस विलय को 4 अगस्त से लागू कर दिया गया है। और इस विलय को मंजूरी किसने दिया है? तो आरबीआई ने मंजूरी दिया है। ध्यान रखेंगे, बैंकों के विलय को मंजूरी आरबीआई प्रदान करता है, वित्त मंत्रालय प्रदान नहीं करता है, आरबीआई प्रदान करता है। ठीक है, बैंकों के संचालन का काम किसके जिम्मेदारी में है? तो आरबीआई की जिम्मेदारी में है। चलिए अब देखते हैं, हमारे सामने कुछ न्यूज है खेल और खिलाड़ी से संबंधित। यहाँ पे दो मैग्नस कार्लसन का फोटो है। एक मैग्नस कार्लसन है, ये मैग्नस कार्लसन है, और ये एबी डिविलियर्स हैं। शुभमन गिल भी हैं, इनसे भी संबंधित न्यूज है। पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के नजरिए से हो सकता है वो है मैग्नस कार्लसन और एबी डिविलियर्स। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रहा था, जिसमें हमारे टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो चुका है। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो वो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल, तो शुभमन गिल ही बने हैं मैन ऑफ द सीरीज। याद रखेंगे, यूपीपीसीएस में एक बार ऐसा पूछ लिया था कि मैन ऑफ द सीरीज कौन बने एक टूर्नामेंट को देके। हो सकता है कि आपसे भी ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं कि हमारे पास खेल से क्या संबंधित न्यूज है। अब एक न्यूज है हमारे सामने वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स से संबंधित। इसमें क्या है कि जितने भी खिलाड़ी हैं किसी भी देश के जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो सब का एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट करवाया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे करवाया गया? आयोजन जो है वो उसका इंग्लैंड में करवाया गया है। और इस खिताब को किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है इस खिताब को। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने इस खिताब को जीत लिया है। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के कप्तान कौन थे? एबी डिविलियर्स कप्तान थे, और इन्होंने फाइनल मैच में शतक लगाया है। तो देखिए, ये
पहला संस्करण है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी वो जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन है? एबी डिविलियर्स कप्तान है। और आयोजन कहां पे करवाया गया? इंग्लैंड में आयोजन करवाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है, पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से संबंधित है और इसका खिताब जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने इसका खिताब जीत लिया है। और पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे करवाया गया? रियाद, सऊदी अरब में करवाया गया है इसका आयोजन। और उप विजेता का भी नाम याद रखेंगे, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, विजेता का ही नाम पूछा जाता है, तो मैग्नस कार्लसन का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे सामने, महिषासुरमर्दिनी मंडप से संबंधित इतिहास का एक ये है, इतिहास के पन्नों से एक न्यूज हमारे सामने आ रहा है और वो है महिषासुरमर्दिनी मंडप के बारे में। ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में करवाया किसने? पल्लव शासक ने इसका निर्माण करवाया। और पल्लव शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन मल्ल, या इन्हें नरसिंह वर्मन प्रथम भी कहा जाता है। उन्होंने महिषासुरमर्दिनी मंडप का निर्माण करवाया है। और नरसिंह वर्मन मल्ल या नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल क्या था? वो था 630 से 668 ईस्वी तक। महिषासुरमर्दिनी मंडप को यमपुरी गुफा भी कहते हैं। और इस मंडप की दीवारों पर महिषासुर का वध करते हुए मां दुर्गा का चित्र और 5 फन वाले नाग की सैया पर अनंत शयन मुद्रा में भगवान विष्णु का चित्र जो है उत्कीर्णित किया गया है या बनाया गया है। महिषासुरमर्दिनी मंडप जो है वो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल स्थल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो महिषासुरमर्दिनी मंडप का निर्माण किसने करवाया है? वो निर्माण करवाया है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे सामने वो है सत्यपाल मलिक से संबंधित। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके थे, इनका निधन हो गया है 5 अगस्त 2025 को। वे 79 वर्ष के थे। 5 अगस्त 2025 को यानी कि मंगलवार को इनका निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। और सत्यपाल मलिक जो हैं ये गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके थे। तो ध्यान रखेंगे। अभी हमारे पास 4 अगस्त की न्यूज थी कि झारखंड के जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन हैं उनका निधन हो गया था। और अभी 5 अगस्त को निधन हो जाता है सत्यपाल मलिक का, जो कि पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और राज्यपाल रह चुके हैं गोवा, बिहार और मेघालय के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत और फिलीपींस से संबंधित एक न्यूज है हमारे सामने। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? मार्कोस जूनियर इनका नाम है। फर्डिनांड डी मार्कोस जूनियर इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। तो इस दोनों देशों ने घोषणा की है कि दोनों देशों की राजधानियों के बीच सीधी फ्लाइट सेवा जो है ये दिसंबर 2025 से शुरू की जाएगी, ऐसा घोषणा दोनों देशों ने किया है। और भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, फिलीपींस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा मनीला, याद रखेंगे, ठीक है। और फिलीपींस ही वो पहला देश है जिसने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की का काम किया था, ठीक है। तो फिलीपींस वो पहला देश है जिसने भारत से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं, देखते हैं उन महत्वपूर्ण वन लाइनर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें सबसे पहला, आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ऐसा एग्जाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सामने है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे IATA भी कहा जाता है, ये इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। शीर्ष 4 देश कौन से हैं? तो पहला है यूएसए, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है स्पेन। याद रखेंगे विमानन बाजार इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना आप जानते होंगे, उसके बाद से हो सकता है कि आपसे विमानन के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इस बात को याद रखेंगे, भारत 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। और शीर्ष 4 में कौन है? यूएसए पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, ब्रिटेन तीसरे नंबर पे है और स्पेन चौथे नंबर पे है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? अग्निवीरों के लिए
पर्सनल लोन योजना की शुरुआत की है और इसके तहत अग्निवीर जो है वो न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कितने समय के लिए? तो 3.5 साल के लिए, याद रखेंगे आप, ठीक है। 3.5 साल के लिए ये अपना लोन ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने एक न्यूज की गुजरात के कांडला बंदरगाह पर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने देश का पहला 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है किसने? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने। कहां पर? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम राज्य सरकार ने सैबेटिकल लीव स्कीम योजना को लॉन्च किया है। सैबेटिकल लीव स्कीम योजना का क्या महत्व है, क्या उसका उद्देश्य है? सिक्किम के जो सरकारी कर्मचारी हैं ये अपने काम से कुछ समय की छुट्टी लेकर अपना जो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के सरकारी कर्मचारी अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें, इसलिए सिक्किम सरकार ने सैबेटिकल लीव स्कीम योजना को लॉन्च किया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, भारत में पहला लड़कियों की फीफा टैलेंट एकेडमी का शुरुआत कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। लड़कियों की फीफा टैलेंट एकेडमी का पहला अकादमी कहां पे खोला गया है? तो वो हैदराबाद के तेलंगाना में खोला गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूज है सिंगापुर से। सिंगापुर की एक टेक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिलियंट लैब्स और इसने दुनिया का सबसे पतला एआई चश्मा विकसित किया है। दुनिया का सबसे पतला एआई चश्मा लॉन्च किया है किसने? सिंगापुर की ब्रिलियंट लैब्स नामक कंपनी ने और इसका वजन है केवल 40 ग्राम, याद रखेंगे, केवल 40 ग्राम। एआई के क्षेत्र में कोई भी काम होता है तो वो एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसे बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो एआई एरा करके संबोधित कर रही हैं। तो एआई से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूज है चीन से, और चीन जो है ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कार्गो विमान लॉन्च किया है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कार्गो विमान अगर कोई पूछे किसने बनाया है तो वो चीन बनाया है, और इसका नाम क्या है? V2000CG इसका नाम रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है, विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन 14 से 17 अगस्त तक किया जा रहा है, और यह कहां पर करवाया जा रहा है? बीजिंग के चीन में। चीन में एक बीजिंग नामक स्थान है, शहर है, वहां पर यह रोबोट गेम्स का आयोजन करवाया जा रहा है। तो चीन से संबंधित दो न्यूज हमारे सामने हैं और एक सिंगापुर से संबंधित न्यूज है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आज न्यूज में था, तो उस वर्ड को देख लेते हैं कि वर्ड का क्या महत्व है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्ड को देख के ये खबरों में क्यों था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कार्बापेनम जो है ये एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रेणी है। कार्बापेनम क्या है? एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रेणी है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी संक्रमण का इलाज करने में अन्य सभी एंटीबायोटिक जो है वो फेल हो जाते हैं, तब कार्बापेनम का इस्तेमाल किया जाता है उस संक्रमण को ठीक करने में। तो कार्बापेनम जो है ये क्या है? एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रेणी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, और हमारा अंतिम पड़ाव में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, और अभ्यास प्रश्न ये है, आपको बताना है इसका आंसर। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ये आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अपने सेशन में, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो इसे किसे जारी किया है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, और ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर आपने हमारे सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें ताकि हमें पता चले कि आपने कितनी मेहनत से और कितने ध्यान से इस सेशन को देखा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के स्कैनर को स्कैन करें और आप सीधे हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीटी से संबंधित क्विज क्वेश्चन और साथ ही मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाता है। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो ये रहा आपके सामने व्हाट्सएप का क्यूआर कोड, आप यहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं।
आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।